इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल पर मैं पहली बार संपदा एएनएम के बारे में कुछ न कहना चाहूंगा कि संपदा एएनएम के साथ भेदभाव का रवैया शासन का क्यों। मैं पूछना चाहता हूं, संपदा कर्मचारी लगभग 2014 से लगे हुए हैं और पहले के भी हो सकते हैं और बाद के भी हो सकते हैं। अब तक इनका जो देखा जाए तो समान वेतन समान कार्य के अगर वही गुत्थी सुलझा ली जाए तो इनके वेतन में इजाफा हो सकता है। अब देखिए, संविदा कर्मियों को पर नियमित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि एनएचएम में एक एनजीओ की तरह कार्य करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ये, और जिसमें परमानेंट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शासन ये कहता है कि हम नियमित कर देंगे, तो कहां से आप नियमित कर देंगे? अगर कर भी देंगे तो वो तो बात की बात है। अगर देखा जाए, एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी लोग हैं उनका 19,000 से वेतन कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि संविदा कर्मचारी आज स्वास्थ्य विभाग एनएचएम में जमा बहुत समय से कार्य कर रहे हैं, और इतना नहीं, बहुत मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनको होता यह है, कार्य करते करते उनकी उम्र उस सीमा तक पहुंच जाती है, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। कहने का मतलब, आज कम से कम 9 वर्ष 10 वर्ष जिन लोगों की हो चुकी है, जब यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी वैकेंसी निकलती है एएनएम की, तो एएनएम ने जितने वर्ष कार्य किया है उसका आप एक बोनस अंक तो आप देते हैं, पर एज लिमिट, सबसे मूल बात आती है आयु सीमा। तो आयु सीमा में आप 18 से 40 वर्ष निर्धारित यूपी ट्रिपल एससी में किए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, संविदा कर्मचारियों को आखिर एज में, जब आपके विभाग में पहले से कार्यरत थी, तो आपके विभाग में मानवता का दृष्टिकोण देखा जाए तो आपको एज लिमिट में उसमें भी आपको इजाफा करना चाहिए, जिससे तमाम जो संविदा कर्मी हैं जो कि एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इन लोगों को अगर एज में अगर छूट दे दी जाए, या प्राथमिकता के तौर पे एज में छूट देकर इनको प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए, तो संभवतः इस प्रदेश की गति स्वास्थ्य विभाग की और बढ़ जाएगी। जब संविदा कर्मचारी, अब सोचने वाली विषय यह है कि जो अभी वर्तमान में अभी जो चयन किए गए हैं 17,000 पद, तो 17,000 में जिन लोगों को कुछ तो वेटिंग लिस्ट में होंगे, लेकिन हमने ये देखा है 12,000 पर नियुक्ति। सोचने का विषय है, 12,000 वेतन पर नियुक्ति है और भेजा कितनी दूर जा रहा है। चलिए, अपने जिले में हो, अपने पास में नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में हो तो अच्छा है, चलिए 12,000 में काम चला लेगा। लेकिन उसके गंतव्य जहां पे निवास है, मूल निवास से 500 किलोमीटर दूर उन बच्चियों को भेजे जाने का क्या औचित्य है? आप जॉब दे रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? जॉब भी दे रहे हैं, कहने का मतलब है अगर करना है तो जाना पड़ेगा। लेकिन सपोज करिए कहीं भी किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर शहर यानी सिटी में कहीं भी आपकी नियुक्ति होती है, कहीं भी जाएंगे तो मकान लेना पड़ेगा किराए से। इसमें होम अलाउंस भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है 12,000 में कितना चल सकता है। मंत्रियों का कोटा तो बढ़ता चला जाएगा, सांसद विधायकों का कोटा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो संविदा कर्मचारी जी जान से लगे हैं, कोविड काल में भी इन लोगों ने कभी पीछे नहीं हटे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा है, शासन से कदम मिला के चले हैं, इनके साथ अनदेखी क्यों? तो ये सोचने का विषय है। उन संविदा कर्मियों की अगर अपनी मांग कर, लोकतंत्र में ये कहना होता है, अगर लोकतंत्र में अपनी मांग कर सकते हैं, तो क्या अपने मुख्यमंत्री से, क्या संविदा कर्मचारी कोई मांग करने के लिए जाता है तो उसका इतना जबरदस्त प्रभाव इमरजेंसी की तरह कि आप उसके 2 दिन का वेतन काट दें? यह सुनने में आया है कि 2 दिन का वेतन काटने के आदेश हुए हैं।
अगर ये आदेश होते हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं शासन से, क्या अपनी न्याय प्रणाली के अंतर्गत यदि कोई अपनी मांग करता है और सात्विक शांति ढंग से करता है तो क्या उसके ऊपर एक चाबुक चला दिया जाएगा? ये चाबुक चलाना जायज है? संविदा कर्मचारियों के बारे में सोचिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आपका इकोनॉमी भी बढ़ रहा है, तो आखिर संविदा कर्मियों का वेतन कम क्यों? इस समय 10-10 साल हो गए हैं, उनको 14,000 लगभग समथिंग वेतन मिल रहा होगा। लेकिन सोचने का विषय है कि 14,000 में या 12,000 के वेतन में और 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर अगर भेज दिया जाए तो कितना खर्चा, कहां से बच्चों को पढ़ाएगा, कहां से रेंट पे लेगा अपना मकान, और डेली अप डाउन करना होगा जिस जगह पे जाना है, तो क्या खर्चा की पूर्ति हो जाएगी? तो ये सोचने का विषय है। और शासन से मेरी मांग है, एनएचएम से मेरी मांग है कि इस तरीके से बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ न करें। और उन संविदा कर्मियों से मेरा कहना है, आप एकजुट होइएगा, एकता का परिचय दीजिएगा, डरिए मत। अपनी मांग रखने से तभी मांग की पूर्ति हो सकती है, और जब तक आप चुपचाप बैठे रहेंगे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके से मानसिक शोषण में जी रही हैं ये बहनें। शासन को सोचना चाहिए और एनएचएम को भी सोचना चाहिए, आखिर ये हो क्या रहा है। एक न्याय संगत में बात कर रहा हूं, कोई गलत बात नहीं है, भेदभावपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। इन लोगों का वेतन समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए, जिससे कि इनको काफी राहत मिल सकती है। और दूसरी चीज यह है कि आने वाली सरकारी भर्ती में इन लोगों को जो प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए, जो काबिल हैं, और इनका एज भी बढ़ाई जाए थोड़ी, कम से कम इतना तो है कि 5 वर्ष की एज बढ़ाई जाए या 3 वर्ष की एज बढ़ाई जाए, जिससे कि वो उसका बेनिफिट उठा सके। देखिए, जो 5 साल 10 साल से कार्य कर रहा है तो काफी अनुभव रखता है, और नए कर्मचारी हैं तो नए कर्मचारी जो कि ट्रेनिंग भी करके नहीं आए, उनकी ट्रेनिंग भी अभी नहीं हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि हम पूछना चाहते हैं शासन से, जो ट्रेनिंग शुदा कर्मचारी है वो ज्यादा कार्य करेगा या ट्रेंड है या अनट्रेंड ज्यादा कार्य करेगा? तो मैं शासन से यही कहना चाहता हूं, उदारता का परिचय दीजिए, और आने वाले 2024 का जो आगाज हुआ है उसमें आप अपना क्या योगदान संविदा कर्मियों को दे सकते हैं, वो योगदान देने की कोशिश करिएगा। और मैं यही कहना चाहूंगा संविदा कर्मचारियों से कि आप अपनी मांग करने के लिए तत्पर रहें। आप मांग करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज बनेंगे। अगर आप बनाएंगे तो मैं आवाज बनूंगा, और आपकी आवाज शासन तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।